बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया।
हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल? यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवे और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कल मोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा बिजली कौवे को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कौवे की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलोटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवे की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली कौवे का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे फोन काट देती है।
बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली कभी घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कभी की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती हैं। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली कभी सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कव्वे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाज़ें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। बिजली कभी सबको ऐसे ही बेइज्जत करती। वो हर रोज बाहर जाती। वो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करती थी, जहाँ वो ड्रिंक्स पीती थी और बर्गर, पिज्जा और फ्राइज खाती थी। इन सभी के बीच में उसे अपने बच्चे से भी प्यार होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी उसे समझाने की कोशिश करती है। दीदी, आपका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको पता है इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। क्या छोड़ दूं? मैं तुम सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाहर घूमना नहीं छोड़ सकती। बिजली कभी अपनी जेठानी की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके अंडे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़ी जेठानी अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती है। वो सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती, लेकिन बिजली कभी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने में लगी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी के अंडे से एक बहुत प्यारा बेटा कव्वा बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लेकिन बिजली कव्वी के अंडे से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आता। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, 1 या 2 दिन में अंडा फूट जाएगा। फिर देखना मेरा भी बेटा कव्वा बाहर आएगा। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंडा नहीं टूटता। वो अंडा कैसे टूटा? वो तो खराब हो चुका था। फिर बादल कव्वा, बिजली कव्वी और उसकी सास अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हैं। जब बुलबुल अंडे का चेकअप करती है, वो तो खाली था। देखिए माँ जी, आपकी बहू का अंडा खराब हो चुका है। जब बिजली कव्वी ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अंडे का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो आज मेरी गोद सूनी है। मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे, आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ और बिजली कभी से बात करता हूँ। बादल कव्वा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कव्वा बहुत गरीब था। उसके पास एक ही कमरा था, जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कव्वा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते
वो बिजली कवि को अपना सच बताने जाता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है, जिसके बाद बादल कव्वा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है तो घर के बाहर बादल कव्वे की पांचों बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरे साथ ही रहती हैं। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कवि मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कवि की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे, ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कव्वे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कव्वा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कवि को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कवि तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कवि अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कव्वा आ जाता है और वो बिजली कवि से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कवि हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कव्वे की बहनें बिजली कवि की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कवि बादल कव्वे को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो, अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कवि ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कव्वा घर से बाहर होता तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कव्वा घर आता तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो। एक दिन मानू चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कवि ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि डंडा उठाती है और मानू चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो 5 बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कव्वे को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कव्वे को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कवि उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कव्वा आता है और बिजली कवि को एक जोरदार पंख मारता है
और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? क्या तुम उसे जान से मारोगी? बिजली कभी डर जाती है। तभी मानो चिड़िया और उसकी चारों बहनें मिलकर बादल कप्पे को सारी बात बताती हैं। ये सुनने के बाद बादल कप्पे को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घर की कपी कैसे इतनी समझदार हो सकती है। तुम तो आज मेरी बहनों को मार ही डालती। तुम्हें तो मेरी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर मेरी बहनें शादी के लिए ना मानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। ये सब सुनने के बाद बिजली कप्पी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और 5 नंदों से माफी मांगती है। मैं तो बस इस घर में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बादल भैया, भाभी को माफ कर दीजिए। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। वो कभी ऐसे छोटे घर में नहीं रही। अब देखना भैया, भाभी हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगेंगी। फिर बादल कप्पा बिजली कप्पी को माफ कर देता है। अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कप्पा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वहाँ आती है। कप्पो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गई हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो। भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कप्पों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कप्पी और बादल कप्पा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काफे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कप्पी के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो कप्पे एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कव्वे छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है? हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली,
देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मौसू से पूछ लो, वो सब बताएगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कौवे से कहती है, कौवे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे? मोसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कौवे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहाँ आती है। कौवो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कौवों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कौवे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कौवो, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कौवे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कौवे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कौवे तो उठ जाते हैं और मोसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मोसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मोसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कौवो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है, साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कौवो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कौवे पत्थर की मूरत बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कौवे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कौवों को अपनी लालच का अंत
जाम मिलता है। तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था, तभी बिजली कभी भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कवि के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों कवि, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा। तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कवि अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कौवे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन दोनों के पास फल देखकर सोचता है, किसी तरह से मैं इन दोनों से ये फल ले लूं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा उन दोनों को आवाज देता है, मानो मानो बहन, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बादल कव्वे की आवाज सुनकर वो दोनों नीचे आते हैं। क्या बात है कव्वे, बताओ। चिड़िया बहन, तुम दोनों ये अपने अमरूद फेंक दो। मैंने कल देखा था कि भूरा चील उस अमरूद के पेड़ पर स्प्रे कर रहा था ताकि जो पक्षी भी ये अमरूद खाए वो मर जाए और फिर वो अपने साथ ले जाकर उनका शोरबा बनाकर पिए। कव्वे, तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे भी आज वो पेड़ कुछ मुरझाया सा लग रहा था। मैं नहीं लेकर जाऊंगी ये जहर वाले अमरूद। ठीक है चिड़िया बहन, चलो हम मैदान की ओर जाते हैं। ऐसे जहरीले अमरूद मैं भी नहीं लेकर जाऊंगा। वो दोनों दोस्त अपने अमरूद वहीं छोड़कर मैदान की ओर चले जाते हैं। बादल कव्वा उन दोनों को दूर तक जाता हुआ देखता रहता है। जब वो दोनों दूर चले जाते हैं तो बादल कव्वा वो अमरूद उठा लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, हो, बिजली कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति क्या लाया है तुम्हारे लिए। बादल जी, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। ये तुम कहाँ से लाए हो? बिजली, आज मैंने चिड़िया और तोते को उल्लू बनाया और उन दोनों से ये अमरूद हथिया कर ले आया। मेरा पति, मेरा सुंदर पति कितना ख्याल रखता है अपनी पत्नी का। फिर वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से अमरूद खाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब रोज वो कव्वे किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उनसे उनका भोजन छीन लेते थे। एक दिन नदी के किनारे बूढ़ी कव्वे एक पिज़्ज़े का टुकड़ा खा रही थी। लगता है ये बुढ़िया पिज़्ज़े का टुकड़ा जरूर इंसानों की बस्ती से लेकर आई होगी। मुझे भी खाना है। फिर बिजली कव्वे बूढ़ी कव्वे के पास जाती है।
माँ जी भागो यहाँ से, आपकी जान को खतरा है। क्या बेटी, मेरी जान को भला किससे खतरा होगा? माँ जी, एक भूखी चील इसी और ही आ रही है, वो आपको पकड़ कर ले जाएगी, जल्दी से अपनी जान बचाओ। बूढ़ी काफी डर जाती है और वो पिज़्ज़े का टुकड़ा वहीं छोड़कर भाग जाती है। बिजली काफी भूखी थी, वो पिज़्ज़े का टुकड़ा उठाती है और मजे मजे से खाने लगती